दोस्तों आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इसमें से एक नंबर का एमसीक्यू जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड हो सकता है, या फिर 3 नंबर का मैक्सिमम वेटेज वाला क्वेश्चन आ सकता है। 3 नंबर मतलब मैक्सिमम वेटेज तो 6 नंबर की होती है, लेकिन मैक्सिमम 3 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि गुडविल क्या होती है, कितनी तरह की गुडविल होती है, इसकी वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ती है और कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू क्वींस कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन कि गुडविल क्या है। दोस्तों गुडविल अगर हम बात करें तो किसी भी फर्म की, किसी भी कंपनी की एक रेपुटेशन होती है, एक स्ट्रेंथ होती है कि जिससे वो कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। सो बेसिकली गुडविल इज द रेपुटेशन और स्ट्रेंथ ऑफ ए बिजनेस टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। ठीक है, अब देखो किसी भी कंपनी की गुडविल होगी तो प्रॉफिट अर्न करेगी ज्यादा। जितनी ज्यादा गुडविल, जितनी अच्छी रेपुटेशन, उतना ज्यादा उसको प्रॉफिट होगा। और गुडविल आप सबको बता दूं कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसे एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए गुडविल बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि एक रेपुटेशन होती है। तो आप उस प्रोडक्ट को लेते हो या फिर आप उस सर्विस को लेते हो। जनरली हम बात करते हैं कि मुझे मान लो कोई फोन लेना है, तो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होती है? भाई एप्पल आईफोन लेंगे, सैमसंग लेंगे, उसके बाद बाकी। तो क्यों? क्योंकि गुडविल है, उनकी रेपुटेशन है। तो गुडविल किसी प्रोडक्ट में हो सकती है, किसी सर्विस में हो सकती है। फॉर एग्जांपल स्कूल में पढ़ना है तो टॉप के स्कूल्स होते हैं, या डॉक्टर को दिखाना है तो टॉप के डॉक्टर्स, भाई कोई नीम हकीम के पास नहीं जाना, अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, खाना खाना है तो अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो कि हम किसी के नाम से उस चीज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो नाम ही क्या है? गुडविल है। अब कितनी तरह की सबसे पहले गुडविल होती है? दोस्तों 2 तरह की गुडविल होती है, टाइप्स। इसकी टाइप्स की बात करें, ठीक है, 2 तरह की गुडविल। एक होती है, फर्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरी होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल। अब अगर मैं बात करूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड यानी हम खुद बनाते हैं। मैं कोई काम कर रहा हूं, काफी अरसे से कर रहा हूं, तो मैंने नाम भी बनाया होगा, जो कि मैंने खुद अपने एफर्ट्स की वजह से बनाया है। अपने जो एफर्ट्स किए, मैंने जो मेहनत की है, जो भी अगर मान लो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं, प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूं, तो ऐसी कोई गुडविल जिसमें सिर्फ मैंने ही कंट्रीब्यूट किया है, मैंने ही उस प्रोडक्ट के लिए काम किया है, मैंने ही एफर्ट्स डाले हैं, जिसकी वजह से नाम हुआ है, ऐसी गुडविल को कहते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो आप खुद बनाते हो। और दूसरी गुडविल होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल होती है कि जो आप खुद नहीं बनाते, किसी का नाम, किसी का रेपुटेशन आप यूज करते हो अपने बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल आजकल आपने सुना होगा कि फ्रेंचाइज लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी कंपनी का, किसी भी प्रोडक्ट का जो नाम यूज करते हैं अपने लिए। फॉर एग्जांपल मैकडी आपको खोलना है, मैकडोनल्ड, तो आपको उसकी फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। तो आप क्या कर रहे हो? उस कंपनी का नाम यूज कर रहे हो अपने लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको उनको कुछ पे करना पड़ेगा, ऐसे वो आपको अपना नाम यूज करने नहीं देंगे। तो जब आप कोई चीज पेमेंट करते हो, किसी चीज की पेमेंट करते हो, तो उस जो पेमेंट करके आपने गुडविल ली, उसको हम कहते हैं परचेज। ठीक है, अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इसको हम बैलेंस शीट में, नॉट शोन इन बैलेंस शीट, हम इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते, क्योंकि ये हमने खुद जनरेट की है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब हमने खुद जनरेट की है तो इसका मतलब कुछ इसके लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, कुछ पैसों का लेन देन नहीं हुआ, क्योंकि हम ट्रांजैक्शन तो वही रिकॉर्ड करते हैं जिसमें पैसों का लेन देन हो। तो ये तो हमने खुद जनरेट की है, तो इसलिए ये हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, तो बैलेंस शीट में हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और परचेज गुडविल, क्योंकि ये खरीदी जाती है, तो एक ट्रांजैक्शन होती है 2 फर्म, 2 कंपनीज के बीच, तो परचेज गुडविल जो है, इसको हम क्या करते हैं? शोन इन बैलेंस शीट। इसको हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अच्छा, दूसरा, अब जैसे मैंने जो गुडविल है, मैंने कहा कि इंटेंजिबल एसेट है। क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। याद रखना, गुडविल हमारी क्या है, यहीं लिख देता हूं,
इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सा होता है? ऐसे कोई एसेट्स जिसको हम देख ना सके और छू ना सके। तो एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात कर ली टाइप्स ऑफ गुडविल। सेल्फ जनरेटेड, ऐसे गुडविल जो हम खुद जनरेट करते हैं, खुद बनाते हैं, जो कि बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते। और दूसरी है परचेज गुडविल, जो कि हम किसी से लेते हैं पैसा देकर, और इसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हुई है, हमने कुछ पैसा देके गुडविल ली है, तो उसको हमें बैलेंस शीट में दिखाना जरूरी होता है। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हम जो परचेज गुडविल है उसको दिखाएंगे, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम नहीं दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब टाइप्स की बात हो गई। अब आते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन। नीड फॉर वैल्यूएशन, भाई इसकी वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजंस आर देयर जब हमें इसकी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। पहला, कब? एट टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम चेंज करते हैं, तब इसकी जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? कि मान लो कि 3 पार्टनर थे या 2 पार्टनर थे या 3 पार्टनर, चलो मान के चलते हैं, मुंह से जो निकला वही ले लेंगे। इनकी शेयरिंग रेशियो बदल गई। बदल गई कैसे? मतलब ओल्ड रेशियो हमारी थी 3:2:1, न्यू रेशियो हो गई 1:1:1। अब होगा क्या कि जब भी रेशियो चेंज होगी तो एक चीज पक्का है, किसी एक पार्टनर का फायदा होगा, किसी एक का नुकसान हो जाएगा। यानी कोई एक पार्टनर गेन करेगा और दूसरा लूज करेगा। तो उस केस में जहां पर किसी पार्टनर का गेन और किसी का नुकसान होता है या अपना शेयर वो सेक्रीफाइस करता है, उस केस में गुडविल हम फिर से उसकी वैल्यूएशन करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिस पार्टनर का नुकसान हुआ ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस नुकसान की भरपाई के लिए हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, ताकि उसको कुछ ना कुछ कंपनसेट किया जाए बाय वे ऑफ गुडविल। ठीक है, तो एक तो हमारा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब हम गुडविल को वैल्यूएट करते हैं। दूसरा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब पार्टनर की एडमिशन होती है या नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तब भी हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि नया पार्टनर अगर आ रहा है तो उसको कुछ पैसा एज ए गुडविल अमाउंट हमें देना होगा। वो गुडविल अमाउंट क्यों देना होगा? वो इसलिए देना होगा दोस्तों कि सपोज करो कि हमें कोई बिजनेस शुरू किया था, मान लो 2012 में, और अब आ गया 2024। तो ये जो जब हमने बिजनेस शुरू किया था, इस साल का प्रॉफिट, और अगर हम इस साल का प्रॉफिट की बात करें, तो अगर मान लो अगर इस साल हमने पहले साल 10,000 रुपए बनाया था प्रॉफिट, 10 के 10,000 रुपए प्रॉफिट बनाया था, तो हो सकता है 2024 में हम 2 लाख बना रहे हैं। ठीक है, टाइम के साथ प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता है, तो अब हम 2 लाख बना रहे हैं। तो ये जो हमने बीच के ईयर हैं, ये सारे जो बीच के ईयर हैं, इन ईयर्स में क्या किया हमने एफर्ट्स डाले, हमने काम किया। ठीक है, जिससे क्या हुआ, कंपनी की या फर्म की गुडविल बढ़ी। और बिकॉज फर्म की गुडविल बढ़ी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब गुडविल बढ़ती है, गुडविल होती है, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। तो हमने यहां जाकर 2 लाख बनाना शुरू कर दिया। अब किसी पार्टनर ने आपको मान लो यहां पर ज्वाइन किया, तो उसको सीधा वो प्रॉफिट मिलेगा जो हमें 12 साल के बाद मिला, वो सीधा उसका पहले साल में ही उसका हकदार बन जाएगा। तो हम उसको ये बोलते हैं कि भाई हमने जो मेहनत की 12 साल बिजनेस के लिए एफर्ट डाले, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करोगे। अब ये हमने गुडविल बनाई है, तो एडमिशन के समय हम उससे कहते हैं भाई जो हमने गुडविल बनाई उसके बदले में आप कुछ हमें एक्स्ट्रा पे कर दो। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें गुडविल की दोबारा से वैल्यूएशन करनी पड़ती है, सो दैट नया पार्टनर जो आया हमारे एफर्ट्स के बदले में हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे, बिसाइड्स कैपिटल के अलावा भी कुछ पे करे। आई होप ये भी क्लियर है। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। और कब करनी है? एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट। जब पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तब भी हमें जो है गुडविल उसको पे करनी है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होगा, मान लो 10 साल काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद रिटायर हुआ, तो जो जो उसका शेयर बनता है वो तो देना ही है। और जो उसने काम में एफर्ट्स लगाए उसके बदले में भी कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट हमें पे करना पड़ता है, वो जिसको हम कहते हैं गुडविल अमाउंट। तो उसकी भी वैल्यूएशन की जाती है, उस समय भी इसकी वैल्यूएशन की जाती है। उसके बाद एट द टाइम ऑफ डेथ, मतलब इसमें भी सेम ही है।
रिटायरमेंट ले लिया, डेथ ले ली, फर्क ये है कि रिटायरमेंट में बंदा रिटायर होकर घर बैठ जाता है, डेथ में भगवान के पास जाके बैठता है। तो दोनों ही केसेस में पार्टनर कम होता है। जो भी पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है, जिसकी डेथ हुई, उसको गुडविल अमाउंट देना पड़ता है, जिसने एफर्ट्स डाले हैं, तो उसके लिए भी वैल्यूएशन की जाती है। उसके बाद जब एट टाइम फर्म इज सोल्ड टू कंपनी, जब फर्म को हम किसी कंपनी को बेचेंगे तब भी हम इसकी गुडविल निकालेंगे। एमलगामेशन जब होती है तब हम गुडविल करते हैं। तो बड़े सारे फैक्टर्स हैं, बड़े सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम किसी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया कि कब हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अब गुडविल जो बनती है, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि हमारी फर्म की गुडविल बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हम किस तरह का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या है, जो जिसमें हम डील कर रहे हैं वो बिजनेस रिस्की है या कम रिस्की है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड थ्रू आउट द ईयर है या सीजनल डिमांड है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर जो हमारी गुडविल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी सर्विस कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, तो ये आप उसमें पढ़ोगे फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो आप उसमें पढ़ लेना। तो ये आ गया नीड फॉर वैल्यूएशन की, हमें क्यों जरूरत पड़ती है गुडविल की वैल्यूएशन के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। भाई कितने मेथड्स हैं? मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन के लिए कितने मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास वैसे तो 4-5 मेथड हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में उसके हिसाब से हम बात करेंगे। तो उसमें जो मेथड है, सबसे पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। दूसरा इसमें है सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ये 3 मेथड आ गई। एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है, इसके अंदर फर्दर 2 मेथड और हैं, 2 मेथड इसके अंदर और हैं। ठीक है, एक है सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, और दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी 2 हैं। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसी के अंदर दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मेन 3 मेथड हैं। आगे एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज, और कैपिटलाइजेशन में भी 2, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, और एक तीसरा जो सुपर प्रॉफिट मेथड है, इसके आगे कोई सब हेडिंग नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेथड है। अब आज के सेशन में हम करने वाले हैं ये वाला मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और इसके अंदर सिंपल एवरेज मेथड। तो आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, ये है हमारा आज का जो प्रैक्टिकल पार्ट उसका जो मेथड है कैलकुलेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को हमें कैलकुलेट करना है, और कैसे करना है फॉर्मूला पहले मैं लिखा दूं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। टोटल प्रॉफिट, ठीक है, फॉर जितने ईयर्स के लिए है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना। अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 4 साल के एवरेज को प्रॉफिट करो, 4 साल के प्रॉफिट को एवरेज करो, तो हमने क्या करना है, मान लो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट प्लस सेकंड ईयर का प्रॉफिट प्लस थर्ड ईयर का प्रॉफिट प्लस 4 ईयर का प्रॉफिट, कितने साल बने? 4, तो 4 के साथ डिवाइड कर दो। 5 है तो 5 के साथ डिवाइड कर लो। ये 1 2 3 4 नहीं लिखना, 1 2 3 4 मतलब जो पहले साल का प्रॉफिट वो लिखना है, 2 में जो सेकंड ईयर का प्रॉफिट होगा, 3 में जो थर्ड ईयर का, 4 में जो फोर्थ ईयर का। इन केस अगर किसी साल लॉस है तो वो माइनस करोगे। तो जितने साल का प्रॉफिट आपने किया टोटल,
उतने साल के साथ नंबर ऑफ ईयर्स के साथ आप उसको डिवाइड कर दोगे तो आपका बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, एक पार्ट आ गया। फिर हमें निकालनी है गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे? जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आया है, यहां पर जो भी वैल्यू आई होगी उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा आराम से आपको समझा दूं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है फ्यूचर में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। याद रखना, एवरेज प्रॉफिट मतलब इस साल का नहीं, एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर में जो प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको कहते हैं एवरेज प्रॉफिट। अब मैंने कहा कि टोटल प्रॉफिट फॉर जितने भी साल, 3 साल का बोला जा सकता है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, कुछ भी बोला जा सकता है। जितने साल का प्रॉफिट आपने टोटल किया उतने नंबर ऑफ ईयर्स जितने बने उसके साथ आपको डिवाइड कर देना है। अब पहला क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि जब हम फ्यूचर का प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम 1 साल का प्रॉफिट क्यों नहीं लेते? हम 3, 4, 5 साल का प्रॉफिट क्यों लेते हैं? तो उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए, जब हमें क्वेश्चन में बोला गया कि आपको 4 साल का प्रॉफिट लेना है, 4 इयर्स का प्रॉफिट को एवरेज करना है, ठीक है, और क्वेश्चन ये मैंने आपको पूछा कि क्यों 1 साल का प्रॉफिट या 2 साल का प्रॉफिट नहीं लेते? तो रीजन ये है कि होता क्या है कि किसी साल, किसी एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ एबनॉर्मल चीजें होती हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस आती हैं जहां पर उस साल का जो प्रॉफिट है वो या तो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है, या बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आपने मान लो उसी साल का प्रॉफिट ले लिया जिस साल प्रॉफिट बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ था बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, या बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो वो गुडविल की एक फॉल्स पिक्चर क्रिएट करेगा। यानी अगर प्रॉफिट बहुत कम है तो बहुत कम गुडविल दिखेगी, जो कि सही नहीं होगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर में किसी वजह से वो प्रॉफिट गिरा है। या बहुत प्रॉफिट ज्यादा है तो ज्यादा गुडविल दिखेगी, तो भी सही नहीं होगा। तो उस चीज को नॉर्मलाइज करने के लिए, एवरेज करने के लिए हम 4-5 साल का प्रॉफिट लेते हैं, सो दैट अगर किसी एक ईयर में किसी एक्स्ट्रा सिचुएशन की वजह से कोई प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो या कम हो गया हो, वो एवरेज आउट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड आया, जब भी कोविड आया 2019 या 20 में जब भी आया, तो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी फर्म्स का प्रॉफिट जो है ड्रॉप हुआ क्योंकि सब कुछ बंद था। तो एक ऐसी सिचुएशन थी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। अगर हम उस साल का प्रॉफिट ले लेते तो वो कंपनी की गुडविल की सही पिक्चर नहीं दिखाता। तो ऐसी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट कर लेते हैं, ताकि अगर किसी एक पर्टिकुलर में बहुत ज्यादा ड्रॉप या बहुत ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया है वो एवरेज आउट हो जाए। इसलिए 3 या 4 साल का प्रॉफिट हम लेते हैं, ठीक है। और अब आते हैं एवरेज प्रॉफिट, मैंने बता दिया क्या है, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है? देखो, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब होता है कि हम कितने ईयर्स तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेम प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। कितने ईयर्स तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट गुडविल, जो हमने पहले गुडविल बना चुके हैं, उसके बदले में आने वाले कितने समय तक हम सेम प्रॉफिट अर्न करेंगे। कई बार ऐसा होता है, देखिए गुडविल बनाने में टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं है कि गुडविल रातों रात खत्म हो जाती है, ठीक है, उसको भी टाइम लगता है। तो एक मूवी आई थी, उसका मैं रेफरेंस दे देता हूं, शायद आप लोगों ने देखी नहीं देखी, मुझे लगता है नहीं देखी होगी। मूवी का नाम था सौदागर, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं किस चीज की, कि गुडविल एकदम से ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है, होगी भी तो धीरे धीरे, ठीक है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको एक मूवी की, कि सौदागर नाम से मूवी थी अमिताभ बच्चन की, पुरानी सौदागर है, एक तो नहीं थी, ये पुरानी सौदागर। उसमें क्या स्टोरी थी, मैं सीधे स्टोरी पे आता हूं कि उसकी शादी हुई है, जो भी हीरोइन है, नूतन थी शायद, उसकी शादी होती है, बहुत अच्छा गुड़ बनाती है, और गुड़ जाके वो मंडी में सुबह बेचता है, और गुड़ उसका हाथों हाथ बिक जाता है, क्योंकि अच्छा गुड़ बनाती है उसकी वाइफ, तो वो हाथों हाथ बिक जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो दूसरी शादी कर लेता है। अब दूसरी जो वाइफ आती है उसको गुड़ बनाना आता नहीं, तो पहले दिन जब वो मंडी में लेके जाता है गुड़, तो सारे खरीद लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ की गुडविल के बेसिस पे, भाई इसका जो गुड़ है वो तो अच्छा होता है, सब खरीद के ले जाते हैं। पहले दिन तो बिक जाता है, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन जाता है तो गुड़ नहीं बिकता, क्योंकि लोगों को पता चल जाता है। तो एक दिन जो गुड़ उसका बिका बिकॉज ऑफ गुडविल, कि उसकी रेपुटेशन बनी थी। तो सेम यहां पर है कि अगर मान लो कि हम ये जो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो हम मान के चलते हैं, कि हम ये कहते हैं कि अगर मान लो फ्यूचर में हमारी रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं भी रही, तो कितने समय तक हम पास्ट गुडविल की वजह से ये प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। जैसे मान लो मैं कहता हूं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 3 है, तो हम ये मान के चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट परफॉर्मेंस, अगले 3 साल तक तो हमारा प्रॉफिट ड्रॉप नहीं होगा,
एवरेज यही चलता रहेगा। तो जो मैंने आपको बोला कि जो एवरेज प्रॉफिट है ये किसको लेकर है, ये फ्यूचर को लेकर है, और फ्यूचर में कितने साल तक, 3 साल तक हम यही प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जितने आने वाले समय है, समय में जितने समय तक ये प्रॉफिट हम अर्न करने वाले हैं उसके साथ, और हमारी गुडविल निकल जाती है। आई होप ये आपको क्लियर है कि एवरेज प्रॉफिट क्या है, नंबर ऑफ शेयर परचेज क्या है, टोटल प्रॉफिट हम इतने साल का क्यों लेते हैं, और कितने एवरेज प्रॉफिट को हम क्यों मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ शेयर परचेज के साथ, कि आने वाले समय तक कितने सालों तक हम सेम प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट गुडविल। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो हमने किया एक मेथड। अब इसमें कुछ प्लस माइनस भी हैं। जब हम किसी एवरेज प्रॉफिट की बात करते हैं इसका मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब आप लोगों सर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है? भाई नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो आप नॉर्मल एक्टिविटी से, अपनी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाते हो। कुछ ऐसे प्रॉफिट्स भी होते हैं जो आपके बिजनेस के नहीं होते, बिजनेस से बाहर के होते हैं, तो उनको आप नॉर्मल बोलेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो आप नॉर्मल एक्टिविटी से कमाते हो। तो कई बार क्या करना पड़ता है कि इन प्रॉफिट्स के अंदर, ये जो मैंने प्रॉफिट का 1 2 3 4, इन प्रॉफिट्स के अंदर हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल चीजें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट दिखाने के लिए कुछ चीजें एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, यानी कुछ चीजें प्लस या माइनस करनी पड़ सकती हैं। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास मान लो एक नेट प्रॉफिट है, ठीक है, कोई भी अमाउंट आप इसको लेके ले सकते हो। अब मुझे इसको नॉर्मल प्रॉफिट बनाना है और इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है एबनॉर्मल हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या चीजें हम ऐड करने वाले हैं, प्लस क्या क्या करने वाले हैं, अगर वो सब इसमें एडजस्टेड हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। मुझे नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है तो मुझे एबनॉर्मल लॉस इसमें प्लस कर देना है। एबनॉर्मल लॉस सबसे पहले समझो होता क्या है। ऐसा कोई लॉस जो कभी कभार हो। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। नॉर्मल लॉस वो है जो रूटीन है, जो आपको पता है कि ये अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, ये होना ही होना है। कुछ हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ उसका बच जाता है, तो जो बचना ही बचना है। फॉर एग्जांपल मान लो एक कपड़ा है, इसकी कटिंग होती है तो कुछ जो कतरन जिसे हम कहते हैं वो बच जाती है, तो वो नॉर्मल है, वो नॉर्मल लॉस है कि वो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा थान जल गया कपड़े का, ये अब नॉर्मल है, ठीक है। तो अब नॉर्मल लॉस हो गए ऐसे लॉस जो नॉर्मल नहीं है, यानी कभी कभार होने वाले, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब अब नॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर हमने कोई फिक्स एसेट बेचा, उस पर लॉस हुआ, इसको भी ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर देना है भाई? ऐसा कोई लॉस जो फिक्स एसेट पे होए, जो फिक्स एसेट पे हो, वो हमारा कैपिटल लॉस होता है, ठीक है। तो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट में से हम माइनस नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि ये सब हमने इसमें से माइनस किए हैं, भाई नहीं करना है माइनस, मुझे नॉर्मल दिखाना है, तो नॉर्मल दिखाने के लिए दोबारा से हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो गया। इसके बाद ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये याद रखो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर हम ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएट कर दें, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा दिखाएं, ठीक है। मान लो 10,000 वैल्यू, मैंने 15,000 दिखाई, तो जब आप ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाओगे, तो ओपनिंग स्टॉक आप सबको पता है कि जब हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो डेबिट साइड में आता है, और आप सबको पता है कि डेबिट साइड में आता है, और डेबिट साइड में आप सबको पता है कि हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? एक्सपेंस, ठीक है जी। तो अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया है तो इसका मतलब आपने एक तरह से एक्सपेंस ज्यादा दिखाए हैं। एक्सपेंस ज्यादा दिखाने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट दिखाना है, तो जो प्रॉफिट जितना कम हुआ था मैं उसको दोबारा से वापस से ऐड कर लूंगा। तो इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन का मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम दिखाना। अब आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक हम यहां पर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहां पे लेते हैं, और आपको सबको पता है कि क्रेडिट साइड में हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। तो एक तरह से अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को कम दिखा रहा हूं, मैं अपनी इनकम कम दिखा रहा हूं। इनकम कम दिखाने से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो मुझे सेम प्रॉफिट लाने के लिए दोबारा से जितना मैंने प्रॉफिट कम किया दोबारा से उसको वापिस से ऐड करना पड़ेगा। इसलिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमें ऐड कर देना है। चलिए जी, थोड़ी सी स्पेस बना लें। इसके बाद कोई आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है,
नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। अब नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, रेकरिंग मतलब लगातार और नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार। कोई ऐसा खर्चा जो कभी कभार होने वाला है उसको कहते हैं नॉन रेकरिंग एक्सपेंस। तो ऐसा कोई खर्चा है नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, वो भी आपने ऐड कर देना है। उसके बाद कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपका होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो कोई फिक्स एसेट को परचेज कर लेना, ठीक है। तो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में से, ये हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट में से नहीं माइनस कर सकते। अगर किया है तो दोबारा से क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये सब आपने, ये जितनी भी चीजें ये सारी आपको ऐड कर देनी है इसके अंदर, और माइनस कर देना है, लेस कर देना है इन्हीं का उलट। जैसे अब नॉर्मल लॉस आपने ऐड किया, क्योंकि क्यों ऐड किया, क्योंकि अब अगर आपने कोई लॉस इसमें से माइनस किया जो कि अब नॉर्मल है, तो आपका नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसलिए आपने इसको वापस ऐड करके अपना नॉर्मल प्रॉफिट दिखाया। अब यही चीजें आपको इसका उलट आपको माइनस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल क्या माइनस कर देना है, एबनॉर्मल लॉस, ये आपको माइनस कर देना है जो भी वैल्यू होगी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसकी जगह गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है, ये आपको माइनस कर देना है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, यहां पर उल्टा हो जाएगा, अब अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक जो कि आपका एज एन एक्सपेंस काम करता है, यहां पर आता है, ठीक है, डेबिट साइड में आता है ट्रेडिंग अकाउंट की, अगर आपने इसको कम दिखाया, यानी आपने एक तरह से एक्सपेंस को कम दिखाया, तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो कि गलत होगा। तो जितना बढ़ा उसको वापस से माइनस कर देंगे, ठीक है। और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया तो क्लोजिंग स्टॉक एज ए इनकम हम रिकॉर्ड करते हैं, इनकम तो नहीं होती क्योंकि बचा हुआ स्टॉक है जो फ्यूचर में हमारी इनकम बन सकता है, तो क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन यानी ज्यादा दिखाया, इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया है, तो हमें नॉर्मल करने के लिए उतना प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो लेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग इनकम, कभी कभार होने वाली इनकम, नॉन रेकरिंग इनकम, ठीक है। नॉन रेकरिंग इनकम में आप ये भी आ सकता है गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भी नॉन रेकरिंग है। और हमारा कोई कैपिटल इनकम, जैसे अगेन ये भी कैपिटल इनकम में आ सकता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जो आपका एबनॉर्मल है, चाहे वो गेन हो चाहे लॉस हो, उसको आपको एडजस्ट करना है। जितने एबनॉर्मल लॉसेस हैं वो आपको ऐड कर देने हैं, जितने एबनॉर्मल गेन है वो सारे आपको माइनस कर देने हैं। और साथ में माइनस कर देना है एनी फ्यूचर एक्सपेंस, एनी फ्यूचर एक्सपेंस, ये आप जरूर याद रखना। एनी फ्यूचर एक्सपेंस मतलब फ्यूचर में होने वाला कोई खर्चा, जैसे फ्यूचर में हम कोई इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, क्योंकि हम बात भी फ्यूचर की कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट मतलब फ्यूचर से रिलेटेड। तो फ्यूचर में हम कोई इंश्योरेंस लेने वाले हैं, या फ्यूचर में हम कोई रेम्युनरेशन देने वाले हैं मैनेजर्स को, तो उस तरह का अगर कोई एक्सपेंस है वो आपने माइनस कर देना है। यहां पर माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी, जस्ट ए सेकेंड, ये जो मैंने रायता फैलाया इसको साफ कर दूं, यहां पर, ठीक है, ये पहले आपने ऐड कर लिए थे, सॉरी ये आपने ऐड कर लिए थे, जो आया उसमें से आपको ये माइनस कर लेना है। तो यहां पर एंड में जो आएगा इसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, या इसको हम कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। तो अगर कोई प्रॉफिट्स में एडजस्टमेंट करनी होगी, किस तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है, मैंने सारी लिख दी है। इस तरह से की कोई एडजस्टमेंट होगी तो पहले आप वो एडजस्टमेंट्स करोगे, उसके बाद आप जाके एवरेज प्रॉफिट करोगे। तो मान लो अगर 2-3 साल का प्रॉफिट दिया जिसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है, पहले वो एडजस्टमेंट्स करो, प्लस माइनस जो करना करो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसके बाद आपने एवरेज करना है और फिर आपने लास्ट में गुडविल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। एक सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर। ये सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको कोई प्रॉफिट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं करनी है। तो क्या बोला गया आपको कि कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके सामने है, कितने हैं, 3, और प्रॉफिट कितने साल का लेना है, 5 साल का। तो हमें गुडविल निकालनी है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम बना लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। आपको मैंने क्या बोला कि एवरेज प्रॉफिट कैसे बनाना है, जितने साल का प्रॉफिट को बोला गया है एवरेज करने के लिए वो प्लस कर लो। तो पहले साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे साल का 15,000,
फिर 30,000, फिर 25,000 और फिर 20,000। तो कुल मिलाकर क्योंकि 5 साल हैं तो हम 5 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब इसका कर लेंगे टोटल, 15 और 10 25, 25 25 50, 50 और 50 1 लाख, 1 लाख डिवाइडेड बाय 5। तो हमारा जो एवरेज प्रॉफिट आ गया वो हो गया 20,000। ये हमारा क्या है, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एपी। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या था, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई कर लो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो अगले 3 साल के लिए कितनी गुडविल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 20,000 का प्रॉफिट हर साल कमाना है। 3 साल के लिए हो जाएगा, कितने साल के लिए बोला था, 3 साल। ठीक है, 3 साल के लिए हो जाएगा 60,000। तो ये मेरी गुडविल है। इस तरह का क्वेश्चन जो है, इतना सिंपल क्वेश्चन, ये आपको मल्टीपल चॉइस में आ सकता है। आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया होगा, 4 ऑप्शंस होंगी, आपको ये निकालना होगा जल्दी से। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमें प्रॉफिट्स के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। चलो जी, ये है हमारे पास क्वेश्चन, एक्स परचेज वाइज बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। तो एक्स ने वाई का बिजनेस खरीदा कब, 1 अप्रैल 2017 से। ठीक है, 17 से छोड़ दो, 2021 कर लेते हैं, डेट का लोचा हो गया। तो 1 अप्रैल 2000, यह है 31/2/2021, 31/2 नहीं है, ये 31/3 है। तो 1 अप्रैल 2020 कर लो इसको। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, ये 1 अप्रैल 2020 है। तो 1 अप्रैल 2020 को उसने इसका बिजनेस खरीदा, और प्रॉफिट जो हमें दिया गया है पहले साल 31/3/2021 वो है 40,000 का, इसमें एक अबनॉर्मल गेन है। दूसरे साल 50,000 का है, एक अबनॉर्मल लॉस है इसमें 10,000 का। और फिर 2024 में 45,000 एक्सक्लूडिंग 5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म प्रॉपर्टी नॉट टू बी इंश्योर्ड, हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ी सी स्पेस बना ले और यहां तक। ठीक है, चलिए जी, अब हमारे पास ईयर कौन कौन सा है हमारे पास, ईयर 2021, 31/3/2021। ठीक है, उसके बाद 31/3/2022 और उसके बाद 31/3/2024, ये हमारे पास ईयर है। और प्रॉफिट भी ले लेते हैं हर साल का। प्रॉफिट कितना है भाई, पहले साल 40,000, ठीक है, फिर 50,000, फिर 45,000। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट है 3 साल का। अब देखो, जो पहला साल उसमें लिखा है अब नॉर्मल गेन है इसमें 5,000 का। मैंने आपको क्या बताया था, अभी फॉर्मूला बताया कि गेन यानी एक ऐसा गेन जो नॉर्मल नहीं है, हमें चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल गेन इसके अंदर इंक्लूड है, इसका मतलब अगर ये गेन इसके अंदर इंक्लूड हुआ होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा 5,000। तो हमें नॉर्मल करने के लिए माइनस कर देना होगा वो एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन जो है हम माइनस कर देंगे जिस साल के प्रॉफिट में है 2021 के, ये 5,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 31/3/2022 का जो प्रॉफिट है 50,000, इसमें लिखा है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अगर हमने एबनॉर्मल लॉस इसमें से माइनस किया है तो इसका मतलब प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा, लॉस माइनस करने के बाद कम हो गया होगा। तो नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस। बस फॉर्मेट याद रखो, कितना लॉस है जी एबनॉर्मल, 10,000 का, इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं प्लस का साइन दे देता हूं। उसके बाद 45,000 एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस, 5,000 ऑन इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। भाई हमने फर्म की प्रॉपर्टी को अब इंश्योर्स, उसकी इंश्योरेंस करवानी है, तो उसका इंश्योरेंस अभी तक एक्सक्लूडिंग मतलब नहीं दिया तो इसका मतलब फ्यूचर में देना है। तो जो फ्यूचर में भी हमें एक्सपेंस करने हैं नॉर्मल एक्सपेंस, वो तो हम लेंगे, माइनस इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है जी, कितना है, 5,000। और किस साल के प्रॉफिट में से, 2024 के प्रॉफिट में से 5,000 हमें माइनस कर देना है, क्योंकि फ्यूचर में इंश्योरेंस करवानी है। अब हम कर लेंगे टोटल, यहां से 40 में से 5 माइनस कर लिए, कितना बच गया, 35,000। 50 और 10 कितना हो गया, 60,000। और 45 में से 5 माइनस कर लिए, कितना बच गया, 40,000। ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसकी कर लेंगे हम एवरेज। अब बना लो एवरेज प्रॉफिट। तो जो भी आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया 35,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, इसको डिवाइड कर लो, क्योंकि 3 साल है तो 3 के साथ डिवाइड कर लो। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनता है 45,000। आई होप ये आपको क्लियर है। तो हमारे पास अब तक जो है एवरेज प्रॉफिट आ चुका है, इसको आप बोल सकते हो एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ आपने एडजस्टमेंट्स की हैं। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो फॉर्मूला सेम है, जो भी आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ। ठीक है जी,
तो हमारे पास एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया, अभी आपने कैलकुलेट किया 45,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, वो 2 थे, ये है 2 ईयर्स परचेज मल्टीप्लाई बाय 2, तो कुल मिला के कितना हो गया 90,000 इज योर आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। अब बचे इसके बाकी के जितने मेथड्स, वो अगले 2 सेशन में हम खत्म करके इस टॉपिक को निपटा देंगे और फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।